हेलो स्टूडेंट्स। अभी 4-5 दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं कूलॉम का नियम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, लेकिन कूलॉम के नियम से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है जो अक्सर 12th क्लास के एग्जाम में पूछा जाता है। पहले हम लोग उसे पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, कूलॉम के नियम के समीकरण को सदिश के रूप में व्यक्त करें, सदिश के रूप में लिखें। मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 और सेकेंड Q2। अब यहां यह ध्यान देना है कि दोनों बिंदु आवेश धनात्मक हो सकते हैं, दोनों बिंदु आवेश ऋणात्मक हो सकते हैं, और कोई भी एक धनात्मक या कोई भी एक ऋणात्मक हो सकता है। चलिए यहां पर अपने मन से हम लोग मान लेते हैं, एक को मान लीजिए यहां प्लस और दूसरे को भी मान लेते हैं प्लस। दोनों के बीच की दूरी है r, सदिश के रूप में दिखाना है। प्लस Q2 प्लस Q1 पर विकर्षण बल आरोपित करेगा, जिसे हम लोग लिखेंगे F12 वेक्टर, और प्लस Q1 प्लस Q2 को विकर्षित करेगा विद्युत बल आरोपित करके, जिसे हम लोग लिखेंगे F21 वेक्टर। अब यहां दोनों बिंदु आवेश के स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ स्थिति सदिश का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्थिति सदिश कहीं भी निकालना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? मूल बिंदु। तो यहाँ कहीं भी आप मूल बिंदु ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं, मूल बिंदु को O से सूचित करेंगे। तो यहाँ Q1 बिंदु आवेश का स्थिति सदिश होगा, इसका नाम हम लोग देंगे R1 वेक्टर, और Q2 बिंदु आवेश का स्थिति सदिश होगा यहां R2 वेक्टर। और फिर यहां देखिए ये Q1 जो बिंदु आवेश है, अगर Q2 बिंदु आवेश के रिस्पेक्ट में, तुलना में स्थिति सदिश निकालना हो तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर। जिसका स्थिति सदिश लिखना है उसका नाम पहले, और जिसके तुलना में लिखना है उसका नाम बाद में। अगर आप Q1 के तुलना में Q2 का स्थिति सदिश निकालना चाहते हैं तो Q1 को मूल बिंदु मान के और Q2 का स्थिति सदिश हम लोग निकाल सकते हैं यहां से। ये हो जाएगा R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। अब यहां देखना है हम लोगों को, इसमें सबसे पहले अगर आपको निकालना हो R12 वेक्टर, तो R12 वेक्टर निकालेंगे। यहां पर हम लोग त्रिभुज नियम का, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम का यूज करते हैं अगर, तो यहां हो जाएगा R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। तो R12 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और इसी तरह से R21 वेक्टर निकालेंगे तो होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और अब हम लोग निकालें, कैलकुलेट करेंगे यहां F12 वेक्टर, मतलब प्लस Q1 बिंदु आवेश पर प्लस Q2 बिंदु आवेश के द्वारा आरोपित होने वाला विद्युत बल ये हो जाएगा। और ये आप लोग पढ़ चुके होता है, ये मॉड ऑफ R12 वेक्टर इंटू F मॉड ऑफ F12 वेक्टर, F12 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ F12 वेक्टर इंटू
F12 कैप। तो पहले यहां ध्यान देंगे, हम लोग समझेंगे ये कैसे हम लिख देंगे। सदिश चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया गया इकाई सदिश, वहां बताया गया था कोई भी सदिश हो, मान लीजिए ए वेक्टर, और ए वेक्टर के दिशा में अगर हम इकाई सदिश दिखाना चाहते हैं तो उसे दिखाएंगे ए कैप के द्वारा। ए कैप ए वेक्टर के दिशा में इकाई सदिश, और ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। किसी भी सदिश के दिशा में इकाई सदिश निकालना हो तो उस सदिश में उसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। मतलब कोई भी सदिश बराबर उस सदिश का मॉड इंटू उसी के दिशा में इकाई सदिश हो गया यहाँ। तो फिर अब यहां लिख सकते हैं हम लोग F12 वेक्टर इक्वल टू Q1 पर Q2 के द्वारा जो विद्युत बल लगेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू, अब यहां देखिए F12 कैप मतलब F12 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश। तो आप यहां ध्यान दीजिए F12 वेक्टर की दिशा और R12 वेक्टर की दिशा दोनों समान है, और हम लोग जानते हैं समान दिशा में कोई भी इकाई सदिश आप लिखेंगे सब बराबर होता है। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं R12 कैप। इसका मतलब हुआ R12 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश। अब इसे लिखा जा सकता है F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर के दिशा में इकाई सदिश है, तो ये बराबर हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर। और फिर यहां आप लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन, देखिए R12 वेक्टर का मॉड यहां से लेकर यहां तक, मतलब दोनों बिंदु आवेशों के बीच के दूरी के बराबर होगा, R के बराबर हो जाएगा। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ R12 वेक्टर का स्क्वायर, और R12 वेक्टर का वैल्यू यहां हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर, और इसे हम लोग यहां लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन जो है ये हो गया कूलॉम के नियम का समीकरण सदिश के रूप में। अब इसी तरह से हम इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहां लिखना होगा F21 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ F21 वेक्टर इक्वल टू इंटू F21 कैप, और फिर यहां लिखेंगे हम लोग F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 कैप। क्यों? क्योंकि F21 वेक्टर और R21 वेक्टर की दिशा क्या है? समान है, और समान दिशा में जितने भी इकाई सदिश होते हैं सब आपस में बराबर। तो हम F12 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश लिखें, या F21 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश लिखें,
या r21 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश लिखे, दोनों समान होंगे। और फिर यहां होगा F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r21 वेक्टर। और फिर इसे आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मॉड ऑफ F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए R21 वेक्टर बराबर यहां निकाले हम लोग R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर, यहाँ मॉड ऑफ यहाँ F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब यहां जो है ये दोनों इक्वेशन कूलॉम के नियम के समीकरण का सदिश के रूप में ये व्यक्त किया हुआ फॉर्म है। तो अब यहां हम लोग ये भी यहां से दिखा सकते हैं कि ये दोनों जो सदिश हैं F21 वेक्टर और F12 वेक्टर, ये दोनों परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत है। कैसे देखिए आप लोग, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग मॉड ऑफ ये F मॉड नहीं लेना है अभी, F21 वेक्टर इक्वल टू यहां से माइनस कॉमन ले, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मॉड क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वेशन। देखिए क्या किया गया है, यहां जितना परिमाण या मॉड R12 वेक्टर का होगा उतना ही मॉड R21 वेक्टर का होगा। यही कारण है कि R21 वेक्टर के मॉड की जगह पर R12 वेक्टर का मॉड लिया गया है। और यहां से माइनस जब कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, अगर ये इक्वेशन थर्ड से माइनस हटा दें तो फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग इतना का वैल्यू इतना रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर और F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। कहने का मतलब है कि यहाँ प्लस Q1 और प्लस Q2 पर जो विद्युत बल लग रहे हैं ये दोनों परिमाण में आपस में बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिए अभी। तो अभी हम लोगों को पढ़ना है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब तक हम लोग कूलॉम के नियम में देखिए क्या पढ़ रहे थे, कहीं भी दो बिंदु आवेश अगर हो और इन दोनों के बीच अगर विद्युत बल निकालना हो
प्लस Q1 पर प्लस Q2 के द्वारा या प्लस Q2 पर प्लस Q1 के द्वारा, तो हम लोग कूलम के नियम का प्रयोग करके और विद्युत बल निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसा कंडीशन मिले, एक एग्जांपल दे रहे हैं, कोई बिंदु आवेश हो प्लस Q और यहां और भी अन्य 4 बिंदु आवेश हो, एक प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और अंत में यहां एक और मान लेते हैं प्लस Q4। एक बात यहां ध्यान देना है, कोई जरूरी नहीं है कि केवल 4 ही बिंदु आवेश रहेंगे, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20, 500, 1000, कितना भी हो सकते हैं। तो अगर किसी बिंदु आवेश पर एक से अधिक अन्य बिंदु आवेशों के द्वारा कुल विद्युत बल का कैलकुलेशन करना हो, तो यहां हम लोग क्या करें? तो ऐसे ही कंडीशन में हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। कहां करेंगे? जब एक बिंदु आवेश पर एक से अधिक आवेशों के द्वारा विद्युत बल निकालना होगा, तब हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि कोई भी कितना भी आवेश हो, यहां अगर 2 बिंदु आवेशों के बीच हम बल निकाल रहे हैं कूलम के नियम की सहायता से, तो बाकी आवेश यहां जो उपस्थित हैं, इनका कोई प्रभाव इन दोनों के बीच लगने वाले बल पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से क्या करेंगे कि पहले इसके द्वारा इस पर विद्युत बल निकालेंगे, उसी तरह से जब माइनस Q2 के द्वारा प्लस Q1 पर विद्युत बल निकालेंगे, तो फिर इन सभी आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तीनों रहें या न रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद प्लस Q3 के द्वारा प्लस Q पर बल निकाल लेंगे कूलम के नियम की सहायता से, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस तरह से इसके द्वारा भी इस पर विद्युत बल निकाल लेंगे और सभी विद्युत बलों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बल एक सदिश राशि है, इसलिए जोड़ने का काम जब भी करेंगे तो किस विधि से करेंगे? सदिश के विधि से करेंगे। और जब कुल बलों को जोड़ देंगे तो प्लस Q पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकल जाएगा। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी बिंदु आवेश पर एक से अधिक बिंदु आवेशों के द्वारा आरोपित परिणामी विद्युत बल इन सभी बिंदु आवेशों के द्वारा अलग अलग आरोपित विद्युत बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो देखिए, हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करें। यहां प्लस Q1 के द्वारा प्लस Q पर विकर्षण बल लगेगा। यहां मान लेते हैं इस बल को F1 वेक्टर। फिर यहां माइनस Q2 है, प्लस Q पर आकर्षण बल लगेगा, इसे हम मान लेते हैं F2 वेक्टर। प्लस Q3 के द्वारा बल यहां लगेगा F3 वेक्टर और प्लस Q4 के द्वारा विकर्षण बल लगेगा, यहां हो जाएगा F4 वेक्टर। अब हम क्या करेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। यहां अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु आवेश प्लस Q1 पर प्लस Q पर बिंदु आवेश प्लस Q पर अन्य बिंदु आवेश प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 एवं प्लस Q4
के द्वारा आरोपित परिणामी विद्युत बल तो परिणामी विद्युत बल कैसे निकालेंगे? सभी बलों को जोड़ेंगे यहां F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। तो अभी जो हम लोग पढ़े यहां ये एक तरीका पढ़े, मेथड, कि कोई भी बिंदु आवेश हो और उस पर बहुत सारे बिंदु आवेशों के द्वारा कुल विद्युत बल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आगे जब हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो वहां हम लोग को समझ में आएगा कि प्रॉब्लम बनाने में कैसे हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करें। तो इस तरह से अध्यारोपण के सिद्धांत में कितनी बातें हम लोग सीखे? 2 बात। पहला बात क्या सीखे कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल पर अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा बात क्या पढ़े हम लोग कि कोई भी बिंदु आवेश हो, किसी बिंदु आवेश पर एक से अधिक अन्य बिंदु आवेशों के द्वारा आरोपित कुल विद्युत बल उन सभी बिंदु आवेशों के द्वारा उस बिंदु आवेश पर अलग अलग आरोपित विद्युत बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है।